हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट के इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का एक क्वेश्चन कराता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि है शेयर एंड कैश ऑल्टरनेटिव। मतलब हम एम्प्लॉयज को ऑप्शन देंगे, भाई तुम्हें कैश चाहिए तो कैश ले लो और तुम्हें शेयर चाहिए तो शेयर्स ले लो। ये सब स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दो तरीके से बेनिफिट देता है। या तो शेयर्स दे देगा डिस्काउंट में, या तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है इक्विवेलेंट टू दैट उतना कैश दे देगा। या तो शेयर्स देंगे डिस्काउंट में, या तो फिर कैश ही दे देंगे, जो डिस्काउंट का पोर्शन है उतने का कैश दे देंगे। मतलब अगर 100 रुपीज का से शेयर का मार्केट प्राइस है तो कंपनी उन्हें वो शेयर 70 रुपीज में दे देगा, तो 30 का डिस्काउंट। 100 रुपीज का शेयर 70 दे देगा, 70 में, तो 30 रुपीज का फायदा है एम्प्लॉयज को। या तो फिर वो जो 30 रुपीज है स्ट्रेट अवे वो कैश दे देंगे, जिसको हम बोलते हैं सार्स, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। फाइन। और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग क्या होता है बेसिकली, कि ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। सपोज ये 3 साल का ऑप्शन है और डे वन पे फेयर वैल्यू है से 20 रुपीज, और बाद में फेयर वैल्यू हो गया 21, 23 और से 24। सपोज ये फेयर वैल्यू हो गया है। अगर हम इक्विटी शेयर्स देते हैं तो हमें डे वन पे जो फेयर वैल्यू है उस पे ही प्रोविजन क्रिएट करना है। जो लॉस होता है उसका प्रोविजन फर्स्ट डे के फेयर वैल्यू पे होगा, और बाकी जो फेयर वैल्यूज है वो इग्नोर होंगे। लेकिन अगर हम उन्हें कैश दे रहे हैं तो इन दैट केस फेयर वैल्यू का कौन सा यूज होगा? हम जिस दिन पे प्रोविजन क्रिएट करते हैं उस दिन का फेयर वैल्यू यूज होगा। मतलब डे वन प्रोविजन तो हम ईयर ईयर के एंड में करते हैं नॉर्मली, तो ये जो डे वन का प्रोविजन है वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में हम 21 पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में 23 और थर्ड ईयर के एंड पे 24। तो ये इक्विटी के लिए होता है और ये कैश के लिए होता है। ओके, लॉजिक भी सिंपल है कि कैश पे तो हमें कैश देना होता है, कि तो मेरा मेरा जो लॉस है वो चेंज होगा, क्योंकि अगर 21 हो गया तो अब मुझे 21 एक्चुअली कैश देना पड़ेगा। वराज इक्विटी में तो हमें इक्विटी ऑप्शन में तो हमने जो डे वन पे सोच लिया था कि भाई 20 रुपीज का लॉस है, वही होगा, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि चलो मुझे शेयर्स देने हैं और मेरा लॉस फिक्स हो गया। तो इस तरीके से तो इक्विटी में डे वन का फेयर वैल्यू का यूज होता है, और कैश में हम जिस दिन पे प्रोविजन करें उस दिन के फेयर वैल्यू पे प्रोविजन किया जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दोनों में का। ओके, अकॉर्डिंगली हम अभी एंट्रीज पे आएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं, भाई तुम्हें कैश चाहिए तो कैश ले लो, शेयर चाहिए तो शेयर्स लो। और ये ऑप्शन वो डिसाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। जो जैसे कि ये सब में 3 साल का सर्विस कंडीशन है। चलो रीड करते हैं। टाटा इंडस्ट्रीज इशूड शेयर बेस्ड ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स की मैनेजमेंट पर्सोनल which can be exercised either in cash or equity, and it has the following feature: number of cash settled shares, service condition 3 years, option 2, number of equity settled shares है 90,000। मतलब अगर तुम्हें कैश चाहिए तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है रफली उतना शेयर्स का कैश ले लो, 74,000 शेयर्स पे कैश ले लो जो उसका फेयर वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू दैट। और शेयर चाहिए तो 90,000 तक, 90,000 शेयर्स हम ले सकते हैं, एम्प्लॉय 90,000 शेयर्स ले सकते हैं। फाइन। कंडीशन इसमें भी 3 इयर्स का है। रेस्ट्रिक्शन टू सेल 2 इयर्स, मतलब अगर एम्प्लॉय शेयर लेता है तो 3 साल उसे पहले तो वेस्टिंग पीरियड करना पड़ेगा, सेटिस्फाई, 3 साल तक कंपनी में रहना पड़ेगा। उसके बाद वो जब भी शेयर लेगा वहां से 2 साल तक वो शेयर्स को बेच नहीं सकता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन टू सेल है। फाइन। फेयर वैल्यू दिया गया है, इक्विटी प्राइस विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल फॉर 2 इयर्स। इक्विटी ऑप्शन जो है उसका फेयर वैल्यू 115 है, एंड फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट 125 है। फेयर वैल्यू x0, x1, x2। अब ये समझना पड़ेगा, ये जो नंबर्स दिए गए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो फेयर वैल्यू है वो इक्विटी का दिया गया है, और ये जो फेयर वैल्यू है एट ग्रैंड डेट और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के एंड में, ये कैश ऑप्शन का फेयर वैल्यू है। जैसे हमने अभी यहां पे डिस्कस किया था कि कैश में हमें एवरी ईयर का फेयर वैल्यू चाहिए होता है। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कैश में एवरी ईयर का चाहिए, वेयर इक्विटी में खाली स्टार्टिंग का ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू चाहिए, हमें बाद का फेयर वैल्यू यूज नहीं होगा। बस यही कॉन्सेप्ट से यहाँ पे समझ जाएगा।
इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू दिया गया है, इक्विटी का फेयर वैल्यू दिया गया 115। वेराज ये जो नीचे जो चार फेयर वैल्यूज है वो है कैश ऑप्शन के। 135 जो है वो डे वन का है, और ये नीचे का ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के एंड का है। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन तो समझ गया होगा। पहले हम एंट्रीज में आते हैं। चलिए, अब ये प्रोविजन कैसे करेंगे। अब इसमें हमने एम्प्लॉयज को दो ऑप्शन दिया, या तो कैश लो या तो शेयर्स लो। तो ऐसे सिनेरियो में इसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये हम उस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। एक एग्जांपल के लिए, सपोज अगर मुझे पिकनिक के लिए जाना है, फैमिली पिकनिक के लिए जाना है, और अगर मुझे नॉर्थ जाना है, तो फॉर एग्जांपल मेरा 2,50,000 का खर्चा होगा। और अगर मुझे साउथ जाना है तो मुझे 2 लाख का खर्चा करना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। और मैं प्रोविजन करूंगा, तो क्या मुझे प्रोविजन दोनों का साथ में करना पड़ेगा, 4,50,000 का प्रोविजन? तो ऑब्वियसली नो। मैं जाऊंगा तो एक ही जगह, या तो नॉर्थ जाऊंगा या तो साउथ जाऊंगा। तो मुझे जो लगता है ज्यादा चांसेस है, पहले मैं उसका प्रोविजन करूंगा। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि नहीं, साउथ जाने का चांसेस ज्यादा है, तो पहले मैं साउथ का प्रोविजन करूंगा 2 लाख। लेकिन ऐसा भी तो है कि मुझे नॉर्थ भी तो जाना हो सकता है, तो क्या उसका मैं 2,50,000 का प्रोविजन करूंगा? तो नहीं। उस केस में मैं सिर्फ जो एडिशनल 50,000 है उसका ही प्रोविजन करूंगा, क्योंकि 2 लाख का प्रोविजन तो यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। नॉर्थ जाना भी पड़ा तो जो एडिशनल है उसका ही प्रोविजन करूंगा, मैं उतना ही पैसा सेपरेट रखूंगा। आई होप ये डेली लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो माइंड में फिट हो गया होगा। बेस्ड ऑन दिस अभी मैं अपने सम पे आता हूँ। यहाँ पे हमने ऑप्शन एम्प्लॉयज को दिया है। एम्प्लॉयज के पास दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी लेंगे या तो कैश लेंगे। तो अगर वो इक्विटी लेंगे तो क्या होगा, तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन, अगर एम्प्लॉयज इक्विटी लेंगे तो उसका फेयर वैल्यू क्या है। तो 90,000 शेयर्स का ऑप्शन दिया है हमने। अगर एम्प्लॉयज इक्विटी लेंगे तो 90,000 शेयर्स ले सकते हैं, ओके, ये वाला। और फेयर वैल्यू है 115। तो 90,000 इंटू 115, जो मेरा टोटल लॉस होगा वो है 1,01,03,50,000। ये है हमारा टोटल फेयर वैल्यू या टोटल लॉस एक्सपेक्टेड। अगर एम्प्लॉइज अगर एम्प्लॉइज इक्विटी लेंगे तो ये है। और अगर एम्प्लॉइज हमारा कैश ऑप्शन लेंगे तो, एम्प्लॉइज अगर कैश ऑप्शन लेंगे तो डे वन पे क्या लॉस है, डे वन पे। तो कैश के केस में तो हम 74,000 शेयर्स का बेनिफिट देंगे। और ओके, ये देखो 74,000 यहाँ पे था, और उसका फेयर वैल्यू है, डे वन का फेयर वैल्यू 135। यहाँ पे देखो हम दोनों डे वन पे कंपेयर कर रहे हैं, ईयर एंड पे नहीं। मैं प्रोविजन तो ईयर एंड पे ही करूंगा, प्रोविजन तो ईयर एंड पे ही करूंगा, डे वन पे हमें क्यों करना है वो हम देखते हैं। वन वन 135 का फेयर वैल्यू है पर शेयर, क्योंकि कैश है ना, तो कैश में ज्यादा फेयर वैल्यू है। 74,000 इंटू 135, दैट इज 9,90,000। तो इंक्रीमेंटल 3,60,000। देखो, इन शॉर्ट, मैंने पहले क्या किया, मैंने इक्विटी का फेयर वैल्यू निकाला, तो मुझे आया 1,03,50,000। फिर मैंने कैश का फेयर वैल्यू निकाला, वो है 99,90,000। तो एडिशनल फेयर वैल्यू जो है वो है 3,60,000। यहां तक ओके है। अब हम देखेंगे कि इसका हम प्रोविजन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। क्या हम दोनों का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, 1035 का भी और 99,90,000 का भी? तो ऑब्वियसली नो। हमें क्या करना है, हमें सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है। हमें ज्यादा चांसेस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि मुझे नॉर्थ भी जाना है साउथ भी जाना है, तो ज्यादा चांसेस मेरे साउथ जाने के, तो पहले मैं साउथ का प्रोविजन क्रिएट करूंगा, और फिर नॉर्थ के लिए मैं एडिशनल इंक्रीमेंटल खाली प्रोविजन क्रिएट करूंगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। मैं पहले जब प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो हम क्या करेंगे, इक्विटी का कि कैश का? तो हम कैश का करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी यही लॉजिक जाता है कि हमेशा नेगेटिव सोचो, कंजर्वेटिज्म टाइप्स नेगेटिव सोचो, कि ये सोचो कि एम्प्लॉय कैश लेगा, क्योंकि कैश लेना लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो सोचो कि एम्प्लॉय कैश लेंगे, तो हम पहले कैश का प्रोविजन क्रिएट करेंगे 99,90,000, और जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसका हम इक्विटी से प्रोविजन क्रिएट करेंगे। पहले हम 99,90 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और फिर हमें इक्विटी में हमें पूरा 1 करोड़ का, 1,03,50,000 का प्रोविजन नहीं क्रिएट करना है, हम सिर्फ एडिशनल का प्रोविजन क्रिएट करेंगे।
तो इन शॉर्ट अगर मैं इसे ये बताऊं कि ये मेरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों ऑप्शन है, तो कैश ऑप्शन का जो फेयर वैल्यू है, कैश ऑप्शन का जो फेयर वैल्यू है वो है 99,90,000, और इक्विटी ऑप्शन का जो फेयर वैल्यू है वो हम पूरा 1,03,50,000 नहीं लेंगे, हम लेंगे 3,60,000। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 9 लाख, ना सॉरी 99,90,000 का तो कैश में प्रोविजन हो ही रहा है। दोनों थोड़ी ले सकते हैं एम्प्लॉइज, या तो कैश लेंगे या तो इक्विटी। तो हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉय कैश लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है हमारे लिए। कैश लेना है समथिंग विच नॉट मेनी कंपनीज वुड प्रिफर। तो हम ये सोचेंगे कि चलो कैश लेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉइज 99,90, और बचा हुआ जो पर चांस है कि इक्विटी भी ले सकते हैं, तो इसलिए इक्विटी का हम इंक्रीमेंटल प्रोविजन क्रिएट करेंगे। फाइन, चलो अब हम आगे जाते हैं। ये सेम, देखो ये जो एग्जांपल दिया उससे कनेक्टेड है। अगर ये एग्जांपल समझ गया होगा कि हमने पहले 2 लाख का प्रोविजन किया और फिर ये जो एडिशनल है उसका प्रोविजन किया, तो ये सेम लॉजिक हमने भी यहाँ पे भी वही अप्लाई किया। चलो ये हो गया। अब मैं एंट्रीज पे आता हूँ, ईयर वन के एंड पे आते हैं। ईयर वन के एंड पे, ईयर वन पहले हम शेयर्स का फेयर वैल्यू क्रिएट करते हैं। चलो एंट्री एम्प्लॉय। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ चेंज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू वन ऑफ इट्स की मैनेजमेंट पर्सन बोला है, मतलब हम ये ऑप्शन सिर्फ एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कोई मल्टीपल एम्प्लॉयज है नहीं जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज होंगे। चलो, तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में हम पीएनएल लिख देंगे, टू टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ये कैश के लिए प्रोविजन होगा, और शेयर्स के लिए भी प्रोविजन करना है तो उसका भी एंट्री सिमिलर होगा। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी, जो इक्विटी के लिए है वो इस हेड में प्रोविजन होगा, और जो कैश के लिए वो इस हेड में प्रोविजन क्रिएट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इक्विटी का, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यहाँ पे कि इक्विटी का जब हम प्रोविजन करेंगे तो हम तो डे वन के फेयर वैल्यू से ही करेंगे। बाद में जो फेयर वैल्यू में चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को हम इग्नोर करेंगे, और डे वन पे जो फेयर वैल्यू है हम उसी पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी के एंगल से देखें तो इक्विटी का डे वन में 360 था, तो बस इसका मुझे 3 साल में इक्वली करना है। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, तीनों साल में सेम अमाउंट का प्रोविजन होगा 1,20,000। इक्विटी में हम तीनों साल में 1,20,000 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू इक्विटी का दिया भी नहीं है, और अगर देते हैं तो भी हम उसे इग्नोर करते हैं। अब हम कैश पे आते हैं। कैश पे कितना क्रिएट होगा, चलो देखते हैं। कैश में तो हमने डिस्कस किया था कि जिस डेट पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे उस दिन का हम फेयर वैल्यू यूज करेंगे। तो ईयर वन के एंड पे फेयर वैल्यू हमारा है 138, तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 138 पे 90,000 शेयर्स का। चलो मैं वर्किंग यहां पे लिख देता हूं। 90,000 शेयर्स है, 90,000 नो आई थिंक 74,000 शेयर, सॉरी 90,000 तो इक्विटी ऑप्शन में था। कैश ऑप्शन में हम 74,000 शेयर्स देने वाले हैं, और उसका फेयर वैल्यू 138 है, और इसका प्रोविजन हमें 3 इयर्स के लिए क्रिएट करना है। तो 74,000 इंटू 138 डिवाइड बाई 3, तो ये प्रोविजन हो गया 34,04,000 का हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और दोनों मिलके हो गया 35,24,000, 35,24,000। चलिए, ईयर वन डन। अब हम ईयर टू पे आएंगे। एंट्री एंट्री तो सेम ही होगा, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पीएनएल, टू सेम एसबीपी लाइबिलिटी, टू एसबीपी share based payment liability, and to share based payment reserve equity, SBP reserve equity. Fine. As far as equity is concerned, वो तो पूरा 120 क्रिएट होगा, हमने डिस्कस कर लिया कि देयर वुड बी नो चेंज। अब हम आते हैं इक्विटी शेयर्स पे, सॉरी हम आते हैं कैश ऑप्शन पे। तो 74,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जो हम, जिस पे हम बेनिफिट देंगे, इनटू फेयर वैल्यू कौन सा क्रिएट होगा, सेकेंड ईयर का फेयर वैल्यू, ये हमारा बात हो चुका है। एवरी ईयर का हम फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू है 140, तो हम 140 पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे। चलो हम 140 पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे। 74,000 इंटू 140, ये हो गया हमारा टोटल लॉस 3 साल का। अब मुझे क्यूमुलेटिव बेसिस में
फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूं तो ये मुझे 1 ईयर का मिल जाएगा, इंटू 2, ये 2 साल का, ईयर 1 एंड ईयर 2 का। तो ये हो गया टोटल प्रोविजन ईयर 1 एंड ईयर 2 का। और उसमें से हमने ऑलरेडी 34,04,000 का प्रोविजन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो वो माइनस हो जाएगा। चलो, तो 74,000, लॉजिक समझो, 74,000 इंटू 140, ये हमारा टोटल लॉस है 3 साल का। इसे मैं डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मुझे 1 साल का प्रोविजन मिलेगा, और इंटू 2 करूंगा तो 2 साल का टोटल। कौन सा 2 साल? सेकेंड एंड थर्ड ईयर नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। 2 साल मतलब ये जो 2 साल है उसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होता है। तो टोटल 69 लाख समथिंग है, माइनस 34,04,000, तो ये आ गया 35,02,667। मुझे इतना प्रोविजन क्रिएट करना है। फाइन। फिर 35,02,667 प्लस 1,20,000, तो ये टोटल एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 36,22,667। डन। अब हम थर्ड ईयर पे आते हैं। अगेन सिमिलर एंट्री पास हो गए, एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है। ईयर 3, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट पीएनएल, टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी एसबीपी लाइबिलिटी, एंड टू एसबीपी इक्विटी एसबीपी रिजर्व इक्विटी। ओके, अगेन सेम थिंग, इक्विटी का तो हमें क्या ही सोचना है, 1,20,000 सिंपल, हमें 1,20,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, हमें 1,20,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। अब हम आते हैं, चलिए हम आते हैं लाइबिलिटी में, कैश पोर्शन 74,000, फिर से इनटू इनटू, अब हमें थर्ड ईयर का फेयर वैल्यू लेना है। कैश में तो हम एवरी ईयर का फेयर वैल्यू लेते हैं, तो ये है 147, 147, 74,000 इंटू 147। अब 3/3 होगा, 3/3, क्योंकि अभी तो हमें तीनों साल का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो टोटल प्रोविजन चाहिए हमें 74,000 इंटू 147, पर हमने कुछ प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है पहले। कितना? 34,04,000, मतलब ये वाला प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्लस ये वाला जो लाइबिलिटी के टुवर्ड्स प्रोविजन है 35,02,667, विच मीन्स हमने आज तक टोटल ईयर 1 एंड ईयर 2 मिला के 69,06,667, इतना प्रोविजन ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है। चलो, तो कितना हो गया? 74,000 इंटू 147 इंटू 3/3 माइनस 69 लाख समथिंग, तो ये आ गया 39,71,333। हम ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे प्लस 1,20,000, तो टोटल प्रोविजन हो गया 40,91,333। दैट्स इट। तो ये हमने 3 साल का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। अब अब हम यहां से आगे जाएंगे। अब यहां से दो ऑप्शन है, एम्प्लॉइज या तो कैश लेंगे या तो एम्प्लॉइज शेयर्स लेंगे, या तो एम्प्लॉइज कैश लेंगे या तो शेयर्स लेंगे। तो हम दोनों सिनेरियो में देख लेते हैं कि एंट्रीज क्या होगा, अगर एम्प्लॉइज कैश लेंगे तो क्या होगा और शेयर्स लेंगे तो क्या होगा। तो सी, इफ एम्प्लॉइज इफ एम्प्लॉइज ऑप्ट फॉर कैश, अगर एम्प्लॉइज बोलते नहीं भाई हमें कैश चाहिए, एम्प्लॉइज ऑप्ट फॉर कैश ऑप्शन, वो बोलते भाई हमें तो कैश दे दो, तो ठीक है, तो हमने जो भी प्रोविजन क्रिएट किया है कैश के टुवर्ड्स, अब वो हम पे कर देंगे। तो उसका एंट्री क्या आएगा? शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ऑब्वियसली लाइबिलिटी डेबिट होगा क्योंकि हमने क्रेडिट करके प्रोविजन जमा किया है टू बैंक, टू बैंक, शेयर बेस्ड लाइबिलिटी एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक। हमने कितना प्रोविजन जमा किया है? देखो टोटल, यहां पे देखो हमने प्रोविजन जमा किया है ये 34,04,000 प्लस ये 35,02,667 प्लस ये 39,71,333। टोटल प्रोविजन जमा हुआ है 1,08,78,000, उतना हम पेमेंट कर देंगे। अगर एम्प्लॉय बोलते हैं कि भाई हमें कैश दे दो तो हम कैश दे देंगे 1,08,78,000। ओके, सेम अमाउंट क्रेडिट में भी आ जाएगा। और इसका कैलकुलेशन अगर सेकेंड वे से करना है तो टोटल 74,000 शेयर्स है और उसका फेयर वैल्यू क्या था लास्ट का?
147, तो अल्टीमेटली तो उतना ही अक्यूमुलेट होगा। तो 74,000 इंटू 147 करेंगे तो हमें 108,78,000 फिगर आ जाएगा। एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा, कैलकुलेशन राइट किए कि रॉन्ग। फाइन, ये हो गया। तो हमने लाइबिलिटी का जो पोर्शन था वो हमने दे दिया। अब हमारे पास जो इक्विटी पड़ा है उसका क्या करना है, एसबीपी रिजर्व इक्विटी। हमने इक्विटी के लिए भी प्रोविजन क्रिएट किया था कि अगर एम्प्लॉयज इक्विटी शेयर मांगेंगे तो हम उन्हें यहां से कुछ वो देंगे, उसका भी प्रोविजन क्रिएट किया था। पर अब उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्लॉयज ने कैश ले लिया है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो एसबीपी रिजर्व इक्विटी क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो उसके हम डेबिट कर देंगे और रिटेन अर्निंग्स में वो ट्रांसफर हो जाएगा। और अमाउंट था 3,60,000, दैट इज 1,20,000 का हमने 3 साल में प्रोविजन किया था। 1,60,000 1,60,000 करके हमने 3 साल में प्रोविजन क्रिएट किया। चलिए, ये पार्ट तो हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयज बोलते नहीं हमें तो शेयर्स चाहिए। इफ एम्प्लॉयज ऑप्ट फॉर शेयर्स, अगर एम्प्लॉयज बोलते नहीं हमें तो शेयर्स चाहिए, हमें इक्विटी शेयर दे दो, तो इन दैट सिनेरियो एंट्री क्या होगा? अब देखो, हमने दो प्रोविजन किया था, एक कैश के लिए और एक शेयर्स के लिए। कैश के लिए हमने फुल प्रोविजन किया था, पर शेयर्स के लिए क्या हमने फुल प्रोविजन किया था? तो नहीं, शेयर्स के लिए हमने फुल प्रोविजन नहीं किया था। हमने शेयर्स में खाली इंक्रीमेंटल प्रोविजन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं मेरे एग्जांपल में जाऊं, अगर ये नॉर्थ साउथ वाला एग्जांपल है, तो मैंने नॉर्थ के लिए, सॉरी साउथ के लिए 2 लाख का प्रोविजन क्रिएट किया था और नॉर्थ के लिए सिर्फ 0.5 किया था। और मैं डिसाइड करता हूं अगर आगे जाके कि नहीं मुझे तो नॉर्थ में घूमने जाना है, तो मुझे पहले ये साउथ का प्रोविजन को मुझे नॉर्थ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो नॉर्थ में हो जाएगा 2.5 और फिर मैं ये 2.5 को यूज करूंगा मेरे पिकनिक या मेरे घूमने के लिए। फाइन, आई थिंक ये थोड़ा एग्जाम्पल समझ गया होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। हमने जो जो कैश में प्रोविजन किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैश का प्रोविजन था, तो उसे हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे इक्विटी वाले ऑप्शन में। तो एंट्री हो जाएगा एसबीपी लाइबिलिटी। अब इसकी जरूरत नहीं उसे डेबिट करो क्योंकि एम्प्लॉयज कैश नहीं मांग रहे हैं। टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी, टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी। और टोटल हमारा कितना प्रोविजन अक्यूमुलेटेड है, हमारा जो टोटल प्रोविजन है वो अक्यूमुलेटेड था, यहीं से पता चल जाएगा। ये 108,78,000। तो वो जो टोटल प्रोविजन है वो मैं इक्विटी में ट्रांसफर कर रहा हूं, 1,08,78,000। तो इतना हम इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमारे इक्विटी में ज्यादा प्रोविजन हो गया, प्रॉपर प्रोविजन हो गया। अब वो प्रोविजन हम यूज करेंगे टू इशू इक्विटी शेयर्स। तो एंट्री हो जाएगा एसबीपी रिजर्व इक्विटी, एसबीपी रिजर्व इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम शेयर इशू करेंगे, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एसबीपी रिजर्व में कितना अमाउंट आ गया, ये 108,78 जो है, जो अभी हमने ट्रांसफर किया कैश से, 108,78 प्लस प्लस जो पहले का 3,60,000 वो भी तो है ही प्रोविजन। तो टोटल प्रोविजन यूज होगा 1,12,38,000। उसके अगेंस्ट हम कितने शेयर्स देने वाले इक्विटी में? हम 90,000 शेयर्स देंगे 100 रुपीज का। 90,000 शेयर्स हम देंगे 100 रुपीज का, विच मीन्स हम 90 लाख के शेयर्स दे देंगे। हम 90,000 शेयर्स देंगे 100 रुपीज का, विच मीन्स 90 लाख। तो बैलेंस जो बचा 22,38,000 वो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ओके, लास्ट दो एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, अगर कंबाइन करना है। सेपरेट करना है तो सेपरेट कर दो, सेपरेट में आई थिंक ज्यादा समझ रहा है। तो इस तरीके से इक्विटी, अगर हम इक्विटी देते हो तो इस सिनेरियो में हमें इक्विटी को लास्ट डे में हमने एक तरीके का रीमेजर किया है। नॉर्मली इक्विटी रीमेजर नहीं होता है, लेकिन इस सिनेरियो में होगा, क्योंकि हमने पहले कैश के एंगल से प्रोविजन किया था मोस्टली, कि हमने ये बोला था कि नहीं चांसेस है कि एम्प्लॉयज कैश लेंगे, मोस्टली कैश लेंगे, लेकिन एंड में अगर इक्विटी लेंगे तो ये एक तरीके से रीमेजर हो जाएगा और वैल्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे लॉस का। ये एक ही सिनेरियो जहां पे चेंज करे, अदरवाइज हम इक्विटी को चेंज नहीं करते। इक्विटी का जो प्रोविजन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। फाइन, आई होप ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन वाला सम जिसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया गया है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, चलो मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो, चलो बाय।